जो करेक्टर है रहमान डकैत का, पहला जो जुर्म किया 13 साल की उम्र में किया। कराची में खासकर जो कोई भी क्रिमिनल होता है उसको डकैत कहा जाता है। बाबू डकैत, रहमान डकैत, वो डाकू नहीं थे। 45 साल पुरानी बात है, लियारी गैंग। अब तो वहाँ पे हालात बदल चुके हैं। तो अब फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिफेम कैसे किया जाए। ये बात सोचने वाली है, इस पे गौर फिक्र करने वाला है कि रॉ का एजेंट आया और उसने पाकिस्तानी पुलिस का साथ दिया, पाकिस्तानी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। ये बात डाइजेस्ट हो रही है। ये गुलभूषण यादव जो है, ये क्या कर रहा था इधर? प्राइम मिनिस्टर था पहला इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू। तो उसकी बेटी इंदिरा गांधी को किसने कत्ल करवाया? तो अपने इनके ये हाल है, तो ये लियारी गैंग का बताएंगे। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई की मौत होती है। क्या सच में इतना सिफाक कातिल था रहमान डकैत? अगर कोई कत्ल करता है तो वो एक गोली मारे या 10 गोलियां मारे, उसने कत्ल किया क्योंकि उसने अपनी ही माँ का कत्ल करके उसने उसे अपनी- पंखे से लटका यस। दिया। रहमान डकैत का एक बड़ी सियासी पार्टी है, उससे भी लिंक रहा। जो रहमान डकैत था, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर पहला हमला हुआ, शहादत से पहले वाला, वो अपनी गाड़ी में बिठाकर मोहतरमा को घर पहुंचाया उसने। अच्छा। तो क्या मोहतरमा उसे जानती नहीं थी? आतिफ असलम के साथ कोई रिलेशन था रहमान डकैत का? अब अगर रहमान डकैत आतिफ असलम को बुलवा लेता है तो वो आतिफ असलम उसका साथी तो नहीं हो गया? अस्सलामुअलैकुम, एक डिजिटल पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल शराज निसार साहब। नाज़रीन, आज हम एक ऐसा करेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पर बॉलीवुड ने पूरी फिल्मा दी है। ये करेक्टर है रहमान डकैत का। रहमान डकैत कौन था? इतना सिफाक कातिल था या डकैत था? इसका नाम रहमान डकैत कैसे पड़ा? इस फिल्म में कितने हकायक पर यह मबनी फिल्म है, कितने हकायक सामने आए, ये बात करेंगे हम शराज निसार साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। सर, बॉलीवुड ने आजकल एक बहुत हिट जा रही है बॉलीवुड की मूवी धुराधन, शायद नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, उस पर उन्होंने रहमान डकैत के करेक्टर पर यह फिल्म फिल्माई है। कितने हकायक हैं इस फिल्म में और कितनी सच्चाई दिखाई गई है फिल्म में? किंजा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जो फिल्माया गया है वो तकरीबन झूठ है। और आपने कभी किसी खपती से आपका पाला पड़ा है लाइफ में? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं। तो आपको मैं आज बता देता हूँ कि खप्त क्या होता है और खपती क्या होता है। अच्छा। देखें, जब मरीदके में अटैक किया गया भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ की तरफ से नरेंद्र मोदी के कहने पर, उसके बाद पाकिस्तान से छेड़छाड़ शुरू हुई। अच्छा। और मोदी को उस वक्त ये खब्त सवार हो गया कि मैंने पाकिस्तान को ना सिर्फ डिफेम करना है बल्कि तबाह करना है। और इसमें उसने अपने सोशल मीडिया का, नेशनल मीडिया का इस्तेमाल किया। अच्छा। जिसके जिसके बाद पूरी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया, आपको भी पता होगा। हाँ जी। ये कहा गया जी। और उसी खब्त में ये कहा गया कि जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट उड़ा दिया गया है, कराची की बंदरगाह तबाह कर दी गई है, लाहौर में ब्लास्ट हो गया है, लाहौर के बॉर्डर पे ब्लास्ट हो गया है। तो ये उनका खब्त था। अब आपने देखा होगा कि जब किसी बच्चे को कोई मारता है ना, तो वो कहता है उन्हें खिलो, मैं अपने भरा नूं लेके आना। ठीक है। तो जो अमेरिकन नायब सदर थे जिडेविंस, वो उस वक्त भारत में थे, जिन्होंने ये बयान दिया कि इंडिया और पाकिस्तान जाने साडा कोई तलक नहीं। अच्छा। ठीक है। वो सारी दुनिया ने सुना भी और देखा भी। उसके बाद जब हमने अपने किसी बड़े भाई को नहीं बुलाया, हमने रिटेलिएट किया, जवाब दिया। जब फिर हमने उसके झूठ जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जी इस्लामाबाद तबाह, कराची तबाह, लाहौर तबाह, फिर हमने उसके घर में घुस के मारा। अच्छा। जिसका फिर सबसे जो बड़ा भाई है डोनाल्ड ट्रंप, वो बीच में आए। और जो कल्चर है पाकिस्तान का, इंडिया का, फिर इस तरह के बड़े बीच में आते हैं कि भाई जी मैं जो गावा, तुसी दोवें हुण चुप करो, मेरी गल मनो। फिर वो बड़े भाई आए तो नरेंद्र मोदी को मौत पड़ गई कि जब 6 राफेल त्यारे हमने गिराए उनके घर घुस के। उसके बाद वो बहुत सी ऐसी हरकतें कर चुके हैं कि अगर शमाली इलाका जात में दरख्त गिरते हैं तो वो कहते हैं जी हमने मदरसा उड़ा दिया। तो अब जो दुबई में एयर शो में उनका एक पायलट जो है वो जहाज समेत गिर गया है। तो ये खब्त सवार है उनकी फौज पे भी, उनके वजीर आजम पे भी, उनके पायलट्स पे, कि ये हमारे घर में घुस के हमारे 6 त्यारे गिरा गए हैं कैसे, जिसका पूरी दुनिया ने जिक्र किया। अब उन्होंने किसी ना किसी तरह से हमें इंटरनेशनल लेवल पे डिग्रेड करने की कोशिश करनी थी। लियारी गैंग सारी दुनिया को पता है 80 और 90 की दहाई में
तो ये 35 साल बाद नरेंद्र मोदी को क्यों याद आ गया, इस तरह की एक फिल्म बनाई गई इसमें टोटल बकवास है, वो हम बताएंगे जी। इतनी ऑब्सेशन क्यों है बॉलीवुड को पाकिस्तान से? देखें, ये शुरू से ही उनका वतीरा है। हाँ जी। कि वो ये चाहते हैं, पाकिस्तान में जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ उसमें राह के एजेंट मौजूद थे, 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आई, तो उनके खपत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी वो कप जीते हैं एशिया कप आपके सामने। हाँ जी। तो हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वहां पे मौजूद थे, वो किसी से हाथ नहीं मिला रहे इंडियन टीम। हाँ जी। वो अपना कप नहीं लेके गए कि हमने इनसे नहीं लेना। तो देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त जो बरतानिया में 200 से ज्यादा मज़ाहिब वहां पे नेशनल है, लेकिन वहां पे आपको कभी इस तरह की सेक्टेरियन सोच नहीं मिलेगी। हाँ जी। तो आपने देखा होगा, आप खुद भी माशाल्लाह एमफिल किया आपने, कि इंसान क्या होता है जो उसकी सोच होती है जी। तो ये जो खपत उन पे सवार है वो उन्होंने ना सिर्फ अपने मीडिया पे दिखाया बल्कि इस फिल्म में भी फिल्माने की कोशिश की। अच्छा सर, मूवी में जो करेक्टर है रहमान डकैत का, असल में रहमान डकैत कौन था और इसका नाम रहमान डकैत कैसे पड़ा? क्या ये डकैत था? किंजा वहां पे कराची में खासकर जो कोई भी क्रिमिनल होता है उसको डकैत कहा जाता है। वो अगर डकैती नहीं भी करता, अगर वो अगवा बराए तवान की वारदातें कर रहा, नहीं करनी चाहिए, या कोई कत्लो गारत करता है तो उसको उसके नाम के साथ डकैत लगा दिया जाता है। बाबू डकैत, रहमान डकैत, तो वो डाकू नहीं थे। अच्छा। वो था सरदार रहमान बलोच। अच्छा। ये उसका नाम था। अब हमने जब से पॉडकास्ट शुरू किए हैं एक न्यूज में, हमारी एक कॉज होती है कि वो हाँ जी, कि क्यों कोई क्रिमिनल बना। हाँ जी। तो अगर सरदार रहमान बलोच का दादा जो है वो 70 में वो वहां पे बर्फ का कारखाना चलाता था, तो फिर रहमान बलूचिस्तान में। यस। अच्छा। तो वो फिर इतने आगे कैसे चला गया? तो इसके पीछे बहुत सी बातें हैं जो हम बताएंगे, नाज़रीन को तफसील से बताएंगे। हाँ जी। लेकिन जिस फिल्म का जिक्र किया गया उसमें ये बताया गया जी कि एक हमारा रॉ का एजेंट गया पाकिस्तान, तो उसने जाके सारी इंफॉर्मेशन दी चौधरी असलम को। हाँ जी। तो चौधरी असलम ने फिर मारा, पकड़कर मारा। ऐसे नहीं है सर। चौधरी असलम का भी करैक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तो ये बात सोचने वाली है, इस पे गौर फिक्र करने वाला है कि रॉ का एजेंट आया और उसने पाकिस्तानी पुलिस का साथ दिया, पाकिस्तानी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। ये बात डाइजेस्ट हो रही है? देखें किंजा, मैं आपको बताता हूँ, हमारे ब्रिगेडियर तिरमसी जी, उन्होंने एक रॉ के एजेंट नैना गुप्ता जो पाकिस्तान में साइमा के नाम से आई थी, हाँ जी, और हमारे एटॉमिक एनर्जी के इंजीनियर को इंडिया ले जाना चाहती थी ताजमहल दिखाने के बहाने, और वो जहाज में बैठ के इस्लामाबाद से लाहौर उसके साथ आई, उसको ट्रैप किया। तो जब इस्लामाबाद से वो इंजीनियर साहब भी इंडिया जाने के लिए तैयार हो गए तो वहां पे ऐसे ही पहुंच गई थी। तो हमने बेशुमार बार ये गुलभूषण यादव जो है ये क्या कर रहा था इधर। अब देखें, जो प्राइम मिनिस्टर था पहला इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू, तो उसकी बेटी इंदिरा गांधी को किसने कत्ल करवाया? वो वजीर आजम थी, सबसे ज्यादा टेन्योर उसका रहा, ठीक है, और वो फर्स्ट लेडी थी इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर बनी। उसको उसके गनमैनों से मरवा दिया गया, रॉ मलवस थी। अच्छा। तो अपने इनके ये हाल है, तो ये लियारी गैंग का बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो गैंग्स होते हैं वो अपनी तमा नफसानी की खातिर एक दूसरे को कत्ल करते हैं। हाँ जी। इंडिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं। अब इंदिरा गांधी की भी मैंने मिसाल दी, तो उसमें राम लवस थी, 2 गनमैन जो है वो लटका दिए गए, फांसी दे दी गई, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक क्यों सामने नहीं आई? क्योंकि उसमें रॉ के बंदे मुलवस थे, मरवाया गया। इंडिया के पहले वजीर आजम की बेटी को कत्ल करवा दिया गया। सर, रहमान डकैत असल जिंदगी में कैसा था? क्योंकि कहा जाता है कि कुछ लोगों के लिए ये एक मसीहा था और कुछ लोगों के लिए शैतान था। देखिए, जो क्रिमिनल हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज क्राइम आफ्टर ऑल, तो क्रिमिनल ऑलवेज ट्राई टू एस्केप देयर सेल्व्स, बट इट्स सो डिफिकल्ट। रहमान डकैत जो है वो क्रिमिनल था, उसने कई कत्ल किए, लेकिन जिस तरह से उसको फिल्माया गया है ऐसा नहीं है। अब अक्षय खन्ना बेचारा, उसके जो 13.25 साल की उम्र में बाल उड़ गए थे, तो उसका कोई कसूर नहीं है। उसको अगर फिल्म में वो बनाया गया रहमान डकैत, तो वो उसका कसूर नहीं है, उसको एक कैरेक्टर मिला, उसने कर लिया। कभी हीरो आए तो फेमस ना हुए, विलन आके फेमस तो फिर वो इस तरह हो जाता है। संजय दत्त बेचारा, वो चौधरी असलम बना हुआ है, तो वो भी अब वो खत्म हो चुका है। अब देखें कि ये इंडिया का खत जो मैंने आपको बताया वो अभी तक जारी है। हाँ जी। रॉ के हमने एजेंट पकड़े यहाँ पे, नैना गुप्ता, वीना हरी, ये वो लोग थे जो इंडिया से आए नाम चेंज करके।
आईएसआई ने पकड़ा, आईएसआई जाग रही है। हाँ जी। ये जब भी अपने को एजेंट भेजते हम पकड़ते हैं, कुलभूषण को पकड़ा, यहाँ पे प्लानिंग वो कर रहा था। तो इंदिरा गांधी को रहमान डकैत तो नहीं मारने गया था, इन्होंने खुद मारा बेशुमार। उड़ी का वाकया आपको याद होगा, 2019 में भी इन्होंने फिल्म बनाई जी। तो वो साबित नहीं हुआ। अभी रिसेंट जो इन्होंने एक प्लान किया जिसके बाद इन्होंने अमरीका पे अटैक किया, वो साबित नहीं हुआ। तो बेशुमार ऐसे खत जो है वो नरेंद्र मोदी के, वो हम साबित करें इंटरनेशनल लेवल पे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जी, उन्होंने चंद रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि रॉ ने पंजाब में ना सिर्फ फिरका वारियत फैलाई बल्कि क्रिश्चियनिटी को नुकसान पहुंचाया रॉ ने। अब सोचने वाली बात यह है कि ये फिल्म इस वक्त क्यों बनाएगी। हाँ जी। और जिसका नाम लिया जा रहा है कि जी रॉक है, एजेंट ने जाके इंफॉर्मेशन दी चौधरी असलम को। हाँ जी। तो उसी एसएसपी चौधरी असलम के घर 500 किलो धमाका खेज मवाद से हमला किया गया जी। ये वो इंसिडेंट था जो इंटरनेशनल लेवल पे ओपन हुआ कि बाई चांस उसके बच्चे अपनी गाड़ी में स्कूल बैग रख के तो दोनों गए अंदर, घर के अंदर वापस गए, तो उस वक्त धमाका हुआ। तो राहगीर, एक खातून, एक बच्चा, स्कूल गोइंग बच्चा था वो मर गए। तो चौधरी असलम के बच्चे बच गए। तो उसमें जो प्लान किया गया था, जो तालिबान को इस्तेमाल किया गया, उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? रॉ के एजेंट कर रहे थे। अभी जो रिसेंट 2 हफ्ते पहले 12 दहशतगर्द पकड़े गए हैं रॉ के, उनको फंडिंग दुबई से हो रही थी जी। और कौन कर रहा था? रॉ कर रहा था। एफआईए ने, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 700 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए हैं। ऐसी वेबसाइट सामने आई हैं जो इंडिया से ऑपरेट की जा रही हैं। नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन, गुलाम हुसैन, और फिरका वारियत फैलाई जा रही है। ये तो हमारे सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको ये चाहिए कि नेशनल कॉज पे काम करें। ये एफआईए ने इन्वेस्टिगेट करके ये सबके सामने लाया है। सर, मूवी में तो कितने हकायक हैं, सामने लाए गए हैं या नहीं लाए गए हैं, लेकिन असल जिंदगी की हम बात करते हैं कि असल जिंदगी में रहमान डकैत कैसा था। कहा जाता है कि उसने पहला जो जुर्म किया 13 साल की उम्र में किया था। हाँ, बिल्कुल किंजा उसने कत्ल किया, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो एक शरीफ आदमी था। बचपन में अपने उसके वालिद और उसके दादा जो है वो बर्फ का कारखाना चलाते थे वहां पे। हाँ जी। लेकिन वहां पे लियारी में, जिस तरह पंजाब में भी, इंडिया में और बहुत सी जगहों पे, बहुत से मुल्कों में वॉर जो होती है वो चौधराहट की वार होती है। अब बरतानिया बहुत इस वक्त एस्टैब्लिश है, सिविलाइज लोग हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसा रख रखाव है, वो एक दूसरे से आगे नहीं, चौधराहट जो है वहां भी चलती है। अच्छा। रहमान डकैत जो है ये उस वक्त परवान चढ़ा जब इसके वालिद को पकड़ा गया और उसको जेल भिजवाया गया। किस जुर्म में? ये वो दौर था जब 77 में मार्शल लगा यहाँ पे पाकिस्तान में, जनरल जियाउल हक आए सामने, तो उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू करवाया। उसी में रहमान डकैत का जो वालिद था दाद खान, उसको भी जेल भिजवा दिया गया। वो बीमार था, वो जेल में मारा गया, जेल में मर गया। उसके मरने के बाद रहमान कमजोर हुआ, उसका बाप उसको सपोर्ट करता था। फिर वो लियारी गैंग वॉर का एक बहुत बड़ा नाम था उस वक्त, उसके साथ जाके मिल गया। जब उसको भी कत्ल किया गया तो लियारी गैंग की जो सरबराही है वो रहमान डकैत के नाम पर आई। अब डकैत उसको इसलिए कहा जाता है, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उमर डकैत, ये सारे कराची के लियारी गैंग वॉर इनकी आपस में शुरू हुई। रहमान डकैत जो था उसने सबसे पहले अपनी जो दूसरा मर्डर किया, उसने अपनी वालदा को उसने सर में गोली मारी, और वो ये कहा जाता है कि वो करैक्टर असैसिनेशन की गई, और उसके बाद उसने कोई इल्जाम लगाया, वालदा को मार दिया। उसके बाद रहमान डकैत जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया। उसका वालिद वो भी पीपल्स पार्टी का बहुत करीबी था, रहमान डकैत भी पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। और इस तरह के जो डकैत क्रिमिनल होते हैं उनको फौरी तौर पर उनको सजा देनी चाहिए, तफ्तीश के जरिए उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको सजा दिलवानी चाहिए। लेकिन जब पॉलिटिकल उनको इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल फिगर, तो फिर और परवान चढ़ते हैं। सर, कहा जाता कि इसने फलाई काम भी बहुत किए थे, अपने बाप के नक्शे कदम पे चला था और जो गरीब आवाम थी उसके लिए भी बहुत काम किया था। देखिए किंजा, बिल्कुल ऐसे ही है कि देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी लाइफ व्हिच कांट बी नेग्लेक्टेड जी। अब जिन लोगों के साथ उन्होंने अच्छाई की रहमान ने, तो वो आज भी उसको कहते हैं वो मसीह है। हाँ जी। जिनसे भत्ता लिया, जिनको अगवा किया, जिनको कत्ल किया, तो वो कहते हैं जी कि बहुत अच्छा हुआ कि उसको मारा गया।
हाँ जी। हम फिर आते हैं उधर के जी रॉक एजेंट पाकिस्तान आया इंडिया ने जो मूवी बनाई है जी, जी। वो 90% एग्जैजरेशन है उसमें। अच्छा। वो ऐसी बात है ही नहीं कि रहमान डके जो है वो उसको रॉक एजेंट आके पकड़वाता है। रॉक एजेंट जब भी है हमने पकड़े हैं। आईएसआई जिंदा है, हाँ पाक जी। फौज जिंदा है। और अगर पूरी दुनिया में और खासकर भारत अगर रॉ किसी से खौफ खाता है जी। तो वो हमारी आईएसआई है, पाक फौज का वो विंग है पाकिस्तान की बका के लिए जो काम कर रहा है। तो ये फिल्म इस तरह की बनाते रहते हैं। उड़ी आपने देखी होगी, 2019 में आई, उसमें भी इस तरह की बहुत सी एग्जैजरेशन सामने आई। अब भी इन्होंने जो रहमान डकैत और चौधरी असलम और भी बहुत से कैरेक्टर बनाए हैं वो सारी फेक स्टोरी और दुनिया को पता चल चुका है। रहमान डकैत एक क्रिमिनल था लेकिन उसको पॉलिटिकल जो असर रसूख है वो हासिल था। हाँ जी। अब जब लियारी गैंग वॉर है क्या, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम थी एक जी। वो ये चाहते थे कि हमारी चौधराहट कायम रहे। हाँ जी। जबकि पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा थे जो ये चाहते थे कि हमारी चौधराहट कायम रहे। और ये उनकी आपस की जो जंग थी उसमें उनको इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स चाहिए थे जिनको वो इस्तेमाल करते। रहमान डकैत जो है वो उस वक्त सबसे ज्यादा परवान चढ़ा जब वहां पे लियारी में एक लालू गैंग था जी। लालू खान गैंग। हाँ जी। तो जब उन्होंने देखा कि रहमान जो है ये ऐसा बच्चा है, सरदार रहमान खान बलोच, डकैत उसके साथ इसलिए लगे कि क्रिमिनल को कराची में डकैत कहा जाता है, अब इंडिया में उसको डाकू बनाया गया। क्रिमिनल वो था। हाँ जी। जब लालू खान ने उसकी सरपरस्ती शुरू की तो फिर वो पकड़ा नहीं गया। रहमान डकैत फिर बहुत आगे गया और जो लालू था उस वक्त लियारी गैंग का जो सरबराह था उसके ताल्लुकात जो हैं वो ईवान तक थे। और ईवानों में जो लोग हुक्मरान बनते हैं जो हमारे वोटों से मुंतखब होकर वहां तक जाते हैं, वो उनको भी ये चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी सरपरस्ती ना करें बल्कि उनको टाइमली इनिशियल स्टेज पे स्नब करें और तफ्तीश के जरिए उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। रहमान डकैत का लिंक जो है लालू गैंग से हुआ, जो दोस्ती हुई, फिर उसके बाद रिश्तेदारी में बदला और फिर दुश्मनी में आया। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वो इस तरह हुआ कि जो लालू गैंग था उसका एक बेटा यूसुफ, सेठ यूसुफ था, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी हुई। तो जब लालू ने रहमान के सर पे हाथ रखा तो इसको बेटा बना लिया। तो दूसरी जो उसकी बहन थी सेठ यूसुफ की जो बेटी थी वो रहमान डकैत के साथ उसकी शादी हुई। तो अगर ये डाकू होता, चोर होता उस वक्त तो फिर इतने बड़े लोग जो है अपनी बेटी का रिश्ता ना देते उसको। वो सरपरस्ती करते थे। ये बहादुर था, एक बहादुर बलोच था, लेकिन इसने क्रिमिनल जराइम की दुनिया में ये आ चुका था। लेकिन वहां पे जो वेल सेटल लोग थे वो इसको पसंद भी करते थे, अच्छे काम भी करता था। जब लालू गैंग में ये लालू के बेटे का बन गया, वो ब्रदर इन लॉ बन गया उसका, तो फिर इन्होंने मिल के, पप्पू था उसका नाम, लालू का जो बेटा था उसको अब पप्पू डकैत, बाबू डकैत, रहमान डकैत, भाई ये सारे डाके नहीं मारते थे। वहां पे एक जैसे हम किसी को ये कह देते हैं, लाहौर में एक पर्सनैलिटी थी साकब लंगड़ा, तो उसकी टांग नहीं टूटी हुई थी, उसका नाम पड़ गया था। तो इसी तरह वहां पे जो गैंग वॉर थी जिसको फिल्माया गया है वो इस तरह नहीं थी कि कोई कत्लो गारत क्यों हो रही थी। वहां पे भत्ता लिया जाता था 80s 90s के दौर में। बिल्कुल चाहिए था, फोर्सेस को चाहिए था जो इस तरह के लोग हैं उनको फौरी तौर पर स्नब करते, उनको गिरफ्तार करते, उनको जेल भिजवाते। और अगर ऐसा किया जाता तो आज इंडिया ये एग्जैजरेशन ना कर रहा होता। अच्छा सर, मूवी का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वो डायलॉग ये है कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई की मौत होती है। तो क्या सच में इतना सिफाक कातिल था रहमान डकैत? देखें, सिफाक अगर कोई कत्ल करता है तो वो एक गोली मारे या 10 गोलियां मारे, उसने कत्ल किया। क्योंकि उसने अपनी ही माँ का कत्ल करके उसे पंखे से लटका दिया था। उसने ऐसा किया, वो सफाक बन चुका था। लेकिन उसकी सरपरस्ती इतने हाई लेवल पे हो रही थी कि वो फिर जब किसी भी जराइम पेशा की, ऐसे बेशुमार लोग हैं, भारत में भी ऐसे हैं। अब वो सलमान खान को कत्ल की धमकियां दे रहा है, वो उसने कनाडा में कत्ल करवा दिया है। नेटवर्क चेक करें उनका जरा रॉ का, वो जो सिख कत्ल करवाया है। हाँ जी। ये आज की बात नहीं है। इंदिरा गांधी को जब कत्ल करवाया था, जो मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर थी, तो उसको भी यही इल्जाम लगाया गया था कि ये गोल्डन टेम्पल जो है वो बनने नहीं दे रही। सिखों ने एक अलग रियासत का मुतालबा किया है, तो वो सिख गार्ड थे
जिनको प्रोवोक किसने किया, रॉ ने। अच्छा। और मरवा दिया इंदिरा गांधी को। वो आज भी सिलसिला चल रहा है। कनाडा में जो सिख मरवाया है भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ ने, वो साबित भी हुआ, जिसपे कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने एहतजाज भी किया कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो अभी सिख कम्युनिटी जो है वो भी अपनी रियासत का मुतालबा कर रही है। तो नरेंद्र मोदी साहब को चाहिए कि इस तरह की फिल्में बनाने पे उससे पहले अपने मुल्क का हाल देखें कि वो क्या हो रहा है वहां पे। सर, रहमान डकैत का एक बड़ी सियासी पार्टी है, उससे भी लिंक रहा और कहा जाता है कि जब बेनज़ीर भुट्टो 2007 में वतन वापस आई, तब उन पे जो धमाके हुए, हमले हुए, उसमें रहमान डकैत का क्या कैरेक्टर था? बड़ा अच्छा सवाल फिर किया आपने। देखें, रहमान मलिक जो हमारे वजीर दाखिला थे, वो उस वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे बेनज़ीर भुट्टो के। तो जो रहमान डकैत था, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर पहला हमला हुआ, जब वो आई हैं, शहादत से पहले वाला, 2007 तो रहमान डकैत जिसको कहा जा रहा है, वो अपनी गाड़ी में बिठाकर मोहतरमा को घर पहुंचाया उसने। तो क्या मोहतरमा उसे जानती नहीं थी? वो जानती थी। आसफ अली जरदारी साहब खुद भी जानते थे, जो आज पाकिस्तान के सदर हैं। हाँ जी। तो रहमान वो उस लेवल का, वो पीपल्स पार्टी का जाला था। इसमें बड़ी एक अहम बात है किंजा, कि ये जो जालाइज्म खासकर पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये पीपल्स पार्टी का जाला है, ये उसी दौर में, ये 80 और 90 के दौर में ये जालाइज्म परवान चढ़ा। अब रहमान डकैत जो था, इसने जब ये देखा कि नसीरुल्लाह बाबर, जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर, जब 93 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आई, तो नसीरुल्लाह बाबर थे जनरल रिटायर्ड थे वो, जिनको वजीर दाखिला बनाया गया। तो उन्होंने 95 में ऑपरेशन शुरू किया। और वो ऑपरेशन स्पेसिफिक एमक्यूएम के लिए था, लेकिन उसको साबित हमने ये करना था कि हम तमाम क्रिमिनल्स के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। एमक्यूएम के जितने भी बंदे पकड़े मारे गए, उस वक्त रहमान डकैत को मांगा गया लालू से, और नसीरुल्लाह बाबर ने इतना प्रेशर डाला उस लालू गैंग पे कि अगर आपने रहमान को ना दिया, हम उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। तो फिर लालू ने अपने बेटे को, खालिद नाम था उसका, और रहमान को, इन दोनों को एक ऐसी जगह पर बुलवाया जो पुलिस को भी पता चल गया, और जो जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर थे वजीर दाखिला, उनको भी पता चल गया। तो उन्होंने ये ऑर्डर किया कि इन दोनों को मार दो, पुलिस मुकाबले में, मुबैना पुलिस मुकाबले जो आज भी जारी हैं, साथी छुड़ाने आए और मारे गए। लेकिन अब ये फिर देखने वाली बात है कि उस वक्त के जो गवर्नर थे, अच्छा ये बड़ी मजे की बात है, लोगों को नहीं पता कि ये दोनों रहमान डकैत और खालिद, जो उसका बेटा था लालू का, ये दोनों एक कब्रिस्तान में मौजूद थे। अच्छा। जहां से इनको पकड़ा गया। और वहां पे कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर आए थे दफन करने के लिए। उन्होंने इनको पहचान लिया और जाकर बताया इनके घर, मुखबरी नहीं की, उनके घर इत्तला दी कि आपके दोनों बच्चे पकड़े गए। पुलिस ने उनके पुलिस मुकाबले का जब प्लान किया, तो उस वक्त के गवर्नर ने, उनकी फैमिलीज ने अप्रोच किया, और गवर्नर ने कहा कि इनको जेल भिजवा दिया जाए, इनको मारा ना जाए। तो वो नहीं मारे गए। जिसके बाद एमक्यूएम ने भी प्रोटेस्ट किया कि हमारे बंदे फौरी पकड़ के मारे जा रहे हैं, और रहमान और लालू का जो बंदा पकड़ा गया लियारी वाले गैंग का, तो उनको जेल भिजवा दिया गया। अब यहां से दुश्मनी शुरू होने वाली है रहमान डकैत की लालू गैंग की, क्योंकि लालू ने चंद माह बाद अपने बेटे को जेल से निकलवा लिया। अच्छा। अब रहमान डकैत जो है वो जेल के अंदर है। अब वो जेल के अंदर से अप्रोच कर रहा है लालू को कि मुझे मेरी जमानत करवाई जाए, और आपके पास मेरे इतने पैसे मौजूद है। उस वक्त ये कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट उस वक्त बनाई गई, कि 2 से 2.5 करोड़ 90 की दहाई में रहमान डकैत का लालू के पास मौजूद था, लेकिन वो मुकर गया और उसकी जमानत ना करवाई। रहमान जब जेल में था, तो उसने जेल से प्लान किया, जो उस वक्त के सुपरिंटेंडेंट थे वहां के जेल के, और जेल के मुलाजिम, वो अपने घर चला जाया करता था जेल के अंदर से। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि जेल के अंदर से घर चला जाता था, तो सुनने में ये भी आया कि जब रहमान के घर जाता था, तो रहमान का भाई और भाभी छत पे रहते थे कि इतना सरपिरा है कि किसी को भी मार देता है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे होगा। वो इस तरह का एक्सट्रीम पे चला गया हुआ था, लेकिन ये पुलिस की और प्रिजन जो ऑफिसर्स थे, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। अपने घर जाता था पैसे दे के। अच्छा। वो जेल से अपने घर जाता और फिर वापस आता था। अब
97 में ऐसे हुआ कि इसी तरह एक प्लान के साथ वो अपने घर गया जेल की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अब जो कराची में एक रिपोर्ट लिखी गई, उस वक्त के जो वहां पे एसएसपी थे, उन्होंने रिपोर्ट लिखी जी पुलिस की हिरासत से अदालत में पेश करने गए, वहां से फरार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उसी प्लानिंग के तहत अपने घर आया और वहां से उसके भाई ने जो प्रिजनर जेल के मुलाजमीन उसको लेकर आए थे उनको अच्छे खासे पैसे दिए। अच्छा, ये रिपोर्टें मौजूद हैं। हाँ। वहां बाद में इन्वेस्टिगेट भी हुआ कि उसने कह दिया कि अब रहमान जो है वो जेल में नहीं जाएगा, तो आप अगर आपने ये पैसे लेने हैं तो ले लें, वरना आप चले जाएं। तो वो पैसे लेकर चले गए। तो उन्होंने जाकर बताया कि जी फिर ये प्लान किया गया कि अब अपनी बेइज्जती से बचने के लिए ये बता दिया गया सबको, जो रिपोर्ट सामने लाई गई, जो उस वक्त अखबारात में भी आई कि जी रहमान डकैत अदालत में पेश करने के लिए गए, हाँ, तो वहां से फरार हो गया। ऐसा नहीं हुआ था। हाँ। वो अपने घर वापस आया, जो रूटीन में आता था वहां से वो गायब हो गया। अच्छा। उसके बाद लालू गैंग जो था उनको अपनी पड़ गई कि रहमान तो भाग गया है, अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान रहमान डकैत ने लालू गैंग के वहां पे जो भत्ता लेते थे वो ट्रांसपोर्टर्स थे, ट्रांसपोर्टर से भत्ता लिया जाता था, तो रहमान ने वहां से भत्ता खुद लेना शुरू कर दिया। अब जो लालू का बेटा पप्पू डकैत, हाँ जी, और रहमान डकैत, हाँ, ये आमने सामने आ गए, नेक टू नेक, एक दूसरे के बदमाश दोनों थे, एक दूसरे के शदीद दुश्मन बन गए। अच्छा। अब जो कहा जाता है जी लियारी गैंग वॉर, ये लियारी गैंग वॉर यही है कि पप्पू डकैत और रहमान डकैत ये एक दूसरे के बंदे मारने शुरू हो गए। अब उसको प्रोवोक करना शुरू कर दिया भारत ने भी, रहा है कि जी वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, वहां पे बहुत कुछ हुआ। अच्छा। लेकिन वो ये ग्रुप थे, एक स्पेसिफिक ग्रुप थे जो एक दूसरे के हमायतियों को कत्ल करते थे। अच्छा। सर उतार देते थे, खौफ की फिजा कायम हो गई। लेकिन इसमें कराची की हद तक, बलोचिस्तान की हद तक जो उस वक्त के पुलिस ऑफिसर थे वो खुद भी चालू होते थे। अच्छा सर, रहमान डकैत पर जवाल कहाँ आया, कैसे इसका इनकाउंटर हुआ? बिल्कुल ठीक है। रहमान जो है ये इसका जवाल तब शुरू हुआ जब इसको चेहरे पे एक चोट लगी शदीद एक लड़ाई के दौरान, तो ये ईरान गया सर्जरी करवाने के लिए। अच्छा। तो इसने पीपल्स पार्टी की जो आला शख्सियात थी जो आज भी मौजूद हैं, उनसे ये मुतालबा किया फिर क्या कि मैं अपने नाम के साथ जो डकैत लगा हुआ है ना, मैं उसको हटाना चाहता हूँ, मुझे एमपीए का इलेक्शन लड़वाएं। अच्छा। तो ये वो एक काम ऐसा उसने सोचा जिसके पास पीपल पार्टी के ही कई ऐसे रहनुमा थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे और कई इसके खिलाफ हो गए। तो किंजा यही था वो एक ऐसा यू टर्न जो रहमान डकैत ने ये सोचा और ईरान से उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक आला सियासी शख्सियत को फोन किया कि मैंने आके एमपी का इलेक्शन लड़ना है, और इस बात की खबर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी दी गई। अच्छा। कि ये इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो रहमान डकैत ने ये मुतालबा किया कि मेरे बैनर्स फ्लैग्स लगवाए जाएं और मेरी हमायत की जाए। तो फिर पीपल्स पार्टी के ही कुछ लोग थे। अब वहां पे एक नई फोर्स बनी जिसके सरबरा चौधरी असलम को बना दिया गया। अच्छा। जो वाकई एक सचमुच के पुलिस ऑफिसर थे और उस वक्त जितनी तालिबान और जितनी भी सेक्टेरियन एक्टिविटीज थी जो कलादन तंजीमें कर रही थी, तो चौधरी असलम ने जैनमन उनको मारा, पुलिस मुकाबले किए। चौधरी असलम की जो वाइफ है नूरीन, वो हमारी बहन ने उस वक्त मीडिया से बात करते हुए ये तस्दीक की कि 24 घंटे उनकी फैमिली को थ्रेट होता था कि अभी गए। लेकिन चौधरी असलम, उसकी वाइफ ने बाद में ये बताया कि मेरा वो शेर, वो इस बात से कभी भी खौफ नहीं होता था। बच्चों की गाड़ी में बम लगा दिया गया, वो बाई चांस बच गए। तो चौधरी असलम की फैमिली 24 घंटे स्ट्राइक पे होती थी कि किसी वक्त भी मारे जा सकते हैं। अब जी जो बता रहे हैं कि जी रॉ का एजेंट गया चौधरी असलम के पास, चौधरी असलम के घर जो हमला हुआ था वो रॉ ने करवाया था। अच्छा। तालिबान से मिलके। तालिबान को फंडिंग कौन कर रहा है? अफगानिस्तान में भारत के 22 सफारत खाने क्या कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये इंटरनेशनल लोग जो हैं सारे, उनको पता चलना चाहिए वहां पे तालिबान को किसने असला फराहम किया, पैसे किसने दिए। दुबई से बैठ के रॉ जो दहशतगर्द एजेंसी है वो फंडिंग कर रही है।
तो उस वक्त भी वो उनको सपोर्ट करते थे। अच्छा सर, मूवी में जो रहमान डकैत का कैरेक्टर है वो तस्करा कर रहा है आतिफ असलम का भी, तो क्या असल में भी आतिफ असलम के साथ कोई रिलेशन था रहमान डकैत का? देखें, यहाँ पे एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर आमिर अजीज जी। तो डॉक्टर आमिर अजीज को अमेरिकन CIA अपने हेलीकॉप्टर पे उनके घर से उठाकर ले गई थी कि आप दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। जी। तो मैं उस वक्त प्रिंट मीडिया में था, हम सबसे पहले उनके घर पहुंचे डॉक्टर आमिर अजीज के। तो डॉक्टर आमिर अजीज ने ये बताया, उन पर इल्जाम था कि जो उसामा बिन लादेन का ऑपरेट किया आपने, तो उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल किया है, मैंने एक मरीज का ऑपरेशन किया है, मैंने एक दहशतगर्द का नहीं किया। तो आज वही डॉक्टर आमिर अजीज अमेरिकन जो स्पाइन कॉर्ड की इंटरनेशनल जो तंजीम है उसके आला ओहदेदार हैं, और अमेरिका में वो जाते हैं साल में कई बार, वहां पे ऑपरेट करते हैं। वहां की जो फौजी हैं, जो CIA के मेंबर हैं, उनके ऑपरेट किए हैं उन्होंने। तो ताल्लुक किसी का भी होना किसी जगह पे, अब अगर रहमान डकैत आतिफ असलम को बुलवा लेता है तो वो आतिफ असलम उसका साथी तो नहीं हो गया। हाँ जी। तो ये इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं वो जानबूझकर फैलाई जाती हैं। मैंने तो नहीं देखा कि आतिफ असलम के खिलाफ किसी जगह पे कोई ऐसी इंक्वायरी हुई हो, कोई दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हुआ हो, लेकिन ये भारत है जो ये कर रहा है बार बार। जो ऑपरेशन सिंदूर जो नरेंद्र मोदी ने खुद लगाना शुरू कर दिया था तो वो सबको पता है कि वो उसमें जो उनको मुंह की खानी पड़ी है। आप एक्सपेक्ट करें कि अभी मजीद कोई ऐसी फिल्म आएगी, ये बनाते हैं 2-4 साल बाद, लेकिन आज मैं ये आपके प्रोग्राम की वसातत से जरूर बताऊंगा कि अब उनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो डूब रही है। और पहले भी जिसको ये कह रहे हैं इंटरनेशनल डॉन, इंटरनेशनल दहशतगर्द दाऊद इब्राहिम के बहुत से एहसानात हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पे। आपको पता होगा कि दाऊद इब्राहिम ने वहां का जो वजीर था, एक मिनिस्टर था फिनांस, उसको बुलवाकर कहा था भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो इतनी ऊपर गई है ना, जो आज ये 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया ले रहे हैं, हीरो भी और हीरोइने भी, वो उस वक्त दाऊद इब्राहिम ने ये कहा उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप ये ऐलान करें कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जो पैसा लगाएगा उसे ये पूछा नहीं जाएगा कि आप अगर 1000 करोड़ रुपया फिल्म इंडस्ट्री पे लगा रहे हैं तो कहां से आया। तो बहुत से लोग उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में गए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, फलाना, ये वो सब, इन्होंने भी 500-500 करोड़ लेना शुरू कर दिया। उसी वक्त दाऊद इब्राहिम का एहसान था। तो आज फिल्म उनकी इंडस्ट्री डूब रही है। अब फिर वो दोबारा उसको स्टैंड करने के लिए एक ऐसा प्रवोक कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि जी देखिए 45 साल पुरानी बात है, लियारी गैंग, अब तो वहां पे हालात बदल चुके हैं। तो अब फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये है जो वो शुरू से कर रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफेम कैसे किया जाए। तो इनको ये सोचना होगा कि अब जो दौर है 2025 का, वी शुड बी फिलैंथ्रोपिस्ट। जो दीगर ममालिक हैं वो देख रहे हैं कि इंसान दोस्त कौन है, जबकि नरेंद्र मोदी साहब आज भी यही कर रहे हैं। देखें, इंडिया में भारत इतना बड़ा भारत है तो वहां पे आज भी कई ऐसी कौमें जिन्हें अछूत कहा जाता है। तो भाई आप कहाँ पे रह रहे हैं, इंसानियत कहाँ है? We should be philanthropists first of all। इसी मूवी में एक मेन कैरेक्टर है चौधरी असलम का, वो हम अपने अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि उस पे कितने हकायक हैं, या मूवी में जो कैरेक्टर डिस्क्राइब किया गया कि असल में भी वही था, उस पर कितने हकीकत पर मबनी ये मूवी बनाई गई है, ये हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट से फिलवक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।